दोस्तों नमस्कार। मैं हूं भरत ओला और आज एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र के बारे में जानना चाहता है, दूसरे क्षेत्र के बारे में जानना चाहता है, अतीत के बारे में जानना चाहता है। मैं आपको मेरा जो ये क्षेत्र है, जो राजस्थान, हनुमानगढ़, गंगानगर 2 जिले, इसके साथ साथ हरियाणा के सिरसा और फतेहाबाद और हिसार 3 जिले और पंजाब का भी कुछ भूभाग, अबोर फाजिल्का का ये क्षेत्र, इस क्षेत्र पूरे क्षेत्र को, वैसे तो इस क्षेत्र को बागड़ी का लोग बोलते हैं, बागड़ कहा जाता है, पर असल में ये इसको पूरा जो नाम है वो सोतर है। सोतर मतलब है सरस्वती का बहाव क्षेत्र। असल में ये पूरा का पूरा क्षेत्र सरस्वती का बहाव क्षेत्र होने के कारण इसको सोतर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कि सोतर में ही बहती थी सरस्वती नदी। तो व्यक्ति अपने अतीत के बारे में जानने की सदा ही उसकी उत्कंठा रही है। इतिहासकारों, पुरातत्वविदों ने लोगों की इस उत्कंठा को शांत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में और हाईटेक 21वीं सदी ने इन सब सारी चीजों को एक तरह से विस्मृत कर दिया है। लोग इसको जानना चाहते हैं, लेकिन बढ़ते बाजारवाद और उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते आदमी अपनी जड़ों से कट सा गया। और ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हमें उस अतीत को ठीक से जानना चाहिए, उसके हमें दर्शन कराना चाहिए। तो मैं ये जो पूरा क्षेत्र है, जो मानव सभ्यता का गढ़ रहा है, नदियों का क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र की जमीन जो बहुत उपजाऊ है, और बागड़ी में जो मैंने पहले कहा, इसको सोतर कहा जाता है, सरस्वती का भाव क्षेत्र, इसकी सोतर की जो जमीन है वो बड़ी समतल है और बड़ी उपजाऊ है। आजकल इसमें भी एक नदी बहती है जो सरस्वती नदी का लुप्त रूप है, जिसको घग्गर बोलते हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। सोतर के छुपी हुई सभ्यता है, लेकिन सोतर के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है, और है तो बहुत सीमित है। हम इस मामले में बहुत उदासीन और संवेदनहीन रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में जुड़ी अनेक गुत्थियों का समाधान जो है वो, इसको बोलते हैं कि ब्रह्मवत प्रदेश है, उनके थेड़ों की खुदाई में किया जा सकता है, लेकिन उसकी ठीक से खुदाई नहीं की गई। हालांकि इस क्षेत्र में काम हुआ है, लेकिन इस काम को हम पर्याप्त नहीं कह सकते। महाभारत और पुराणों में सरस्वती और दृश्यवती नदियों के तटों पर अनेक नगरों, पुरों और बस्तियों के उल्लेख हुआ है। विद्वानों ने कुरुक्षेत्र से लेकर समुद्र तक की इनकी संख्या जो 4800 के लगभग मानी है। तो सोतर अंचल के लगभग आज भी है 100 से ज्यादा थेहड़ों की सभ्यता है, वो अपने नीचे कहानी दबाए हुए बैठे हैं, जिनकी खुदाई से इतिहास के अनेक पन्ने लिखे जा सकते हैं। ये निश्चित है कि सरस्वती नदी है वो यहीं बहती थी, जिसका वेदों में वर्णन है। और इस नदियों को, सरस्वती और दशवती नदियां हैं, इनको देव नदियां कहा गया है। सरस्वती जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर वर्तमान में टोहाना, सिरसा और टिब्बी, हनुमानगढ़ और रंग महल जो गंगानगर के सूरतगढ़ जिले में है, तथा यहाँ से दृश्यवती जो है वो कुरुक्षेत्र, जींद, हांसी, हिसार और नोहर, भादरा होते हुए रंग महल के पास जो सरस्वती नदी में मिल जाती थी। वर्तमान का जो रंग महल है वो सरस्वती और दृश्यवती का संगम स्थल था। महाभारत तथा पुराणों में इसे तीर्थराज लाखास्य कहा गया है। आज भी वहां एक लाखा धोरा है, वो आज भी हामकाम है। उसके नीचे भी कोई लाखास्य की और सरस्वती कालीन सभ्यता गढ़ी हो सकती है। और इसी पर अनेक कहते हैं कि ऋषि मुनि हुए थे, उन्होंने यहाँ बड़े यज्ञ किए। तत्कालीन जो ब्रह्मवर्त प्रदेश में आज भी जो कुएं, ट्यूबवेल वो खोदते हैं तो एक काली मिट्टी निकलती है, नदी की मिट्टी होती है, जिसको हम रेड़ी बोलते हैं। और इस रेड़ी में जब हम खुदाई करते हैं छोटे मोटे तालाबों की, जोहड़ की या फिर कुइयों की, तो उसमें हमें असंख्य शंख और सिप्पियां निकलते हैं। तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि शंख और सिप्पी है ये पानी के जीव है, और नदी जो है, रेड़ी जो है वो नदी की तलहटी में पाई जाती है। तो सैटेलाइट से जो चित्र लिए गए हैं उससे भी अब ये स्पष्ट हो चुका है कि ये स्थान वही है जहां कभी एक बड़ी नदी बहती थी। तो सरस्वती और दशवती की अनेक सहायक नदियां थी। वर्तमान में जो हनुमानगढ़ के पास और सिरसा के पास जो एक नदी बहती है जिसका नाम घग्गर है, ये सरस्वती की सहायक नदी थी। इसको ही सरस्वती की सहायक नदी माना जाना चाहिए। कुछ समय पहले तक
भादरा तक बहने वाली बरसाती नदी, जिसे स्थानीय लोग हकड़ा का बांध कहते थे, ये हकड़ा का बांध भी घग्गर की सहायक नदी थी, जो आगे दशावती नदी में जाकर के मिल जाती थी, लुप्त हो जाती थी। तो महाभारत काल की हिरण्यवती नदी, जिसे सोम और मध्य काल में स्वर्णभद्रा के नाम से जाना गया है, दृश्यवती की सहायक नदी थी। तो तत्कालीन स्वर्णभद्रा के तट पर बसा हुआ जो आज का भादरा का कस्बा है, वो भद्रा के मुख के कारण ही उसे मुखसु के कारण भादरा हो गया है। जो गोगामेड़ी के पास है, जिन्होंने जो उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, बिहार से जो लोग यहाँ, दिल्ली से जो लोग यहाँ आते हैं गोगामेड़ी, वो यहाँ भादरा ही होकर आते हैं। तो हिरण्यवती भादरा के पास दृश्यवती में मिल जाती थी और दृश्यवती कुल्टा नदी को अपने साथ लेते हुए लाखा से संगम स्थल, जो सरस्वती के मिलकर पश्चिम राजस्थान और गुजरात होते हुए समुद्र की ओर जाती थी। इस क्षेत्र में बहती हुई सरस्वती नदी हाकड़ा नदी दृश्यवती को लेकर सिंधु सागर में गिरती थी और प्राचीन काल में सिंधु सागर को एक खाड़ी माना गया है। लाखा फुलानी की लोक कथा इस में भी इसका उल्लेख हुआ है। ये बड़ी प्रसिद्ध लोक कथा है और लोग कभी झूठ नहीं बोलता। आज का जो रंग महल है, जिसे लाखा से जब पाटन नरेश मूलराज अपने भाई बीकाजी को लाखा फुलानी की बहन पेन कंवर को विवाह ने लाखा से रंग महल आते हैं, तो लाखा फुलानी बारात को दरियाओं में जहाजों की सैर करवाने के लिए लाते हैं। तो लाखा फुलानी की मृत्यु पर लोक का ये दोहा भी इस क्षेत्र में खाड़ी होने का उल्लेख करता है कि फूल सुगंधो बाड़ियां और भाटी हंदा भाण, फूल सुगंधो बाड़ियां और भाटी हंदा भाण, थामिन सिंधु सुनी लागसी सुन लाखा भटियाण। यानी आपके बगैर जो सिंधु नदी है वो बिल्कुल सूनी लगेगी। निश्चित ही यहाँ सिंधु नदी के जो तट पर ये जो सभ्यता बही, आज जो कालीबंगा की सभ्यता है, पूरी की पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो इसी नदी के तट पर बसी हुई है। और यहीं पर कहते हैं कि वेदों की ऋचाएं जो लिखी गई है, अनेक सुंदर तालाब, डाबरों, झीलों का यह प्रदेश रहा है। घने जंगलों के कारण यहाँ खूब वर्षा होती थी और जंगलों के मध्य जो है वो अनेक आश्रम थे जहाँ विद्या अध्ययन होता था और इन्हीं आश्रमों में वेदों, उपनिषदों, अन्य ग्रंथों की रचना हुई है, कहते हैं कि। और वेद का काल ईसा से 2500 वर्ष पूर्व या उससे भी कुछ पहले माना जाना चाहिए। और यह भी अनुमान लगाया जाता है कि वर्तमान राजस्थान से कोई 50,000 वर्ष पूर्व यहाँ कोई समुद्र रहा होगा। और ऋग्वेद में मरुभूमि का उल्लेख हुआ है, जो सप्त सिंधु के दक्षिण में स्थित थी। और ऋग्वेद की ऋचा में प्रयुक्त जो शब्दों की उसकी उच्चारण की जो ध्वनियां हैं, वो यहाँ के आम बोलचाल की ध्वनियां आज भी देखने को मिलती है। ऋग्वेद की जो प्रथम ऋचा है, जिसमें कहा गया है कि अग्नि मिले पुरोहितम, और आगे कहा गया है इड़ा सरस्वती मही, तो ड़ की जो ध्वनि है वो ध्वनि राजस्थानी की ध्वनि है, यही इस क्षेत्र में की ध्वनि है। लय और ड़ में बहुत अंतर है। राजस्थानी का जो लय है और ड़ है वो बहुत अलग चीज है। एक शब्द के लय बोलने से उसके अर्थ भिन्न हो जाता है और उसी शब्द को अगर ड़ के रूप में बोलते हैं तो उसका अर्थ है जो भिन्न हो जाता है। तो मरु, जिस राजस्थानी में जिसे मरु भाषा भी कहा गया है, और आईने अकबरी की प्रमुख भारतीय भाषाओं में मरु भाषा को गिनाया गया है। तो ऋग्वेद में भी लिखा है कि अहम इंद्रो मरुत सखा। तो ये भी माना जाता है कि सरस्वती नदी के लुप्त होने या प्राकृतिक आपदा या अन्य कोई कारणों से यहाँ के मानव जो है वो पलायन कर गए होंगे, उनके कारण ये लुप्त हो गई होगी और लोग यहाँ से धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गए होंगे। यहीं से उनका उद्गम स्थल भी माना जाता है। यही कारण है कि ब्रह्मपुर प्रदेश की आचार विचार परंपरा जो है वो भारत की संपूर्ण भारत की परंपरा जो है परिलक्षित होती है। यहाँ बहुत सारे इस क्षेत्र के अंदर, जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे अवशेष दबे हैं, क्योंकि सरस्वती और दृश्यवती नदियों के किनारे जो 4800 बस्तियां होने के इतिहासकार मानते हैं, उसके अधिकांश हनुमानगढ़ जिले में और इस क्षेत्र में जो मैंने अभी हरियाणा और पंजाब के नाम गिनाए उसमें आज भी मौजूद है, जिसमें भादरा है, डावड़ी है, भिरानी है, नांगल, सिरपुरा, सोती, करोती, पता नहीं कितने गांव में आपको गिना सकता हूं जिसमें इन थेड़ों में अब दबी है। और पिछले दिनों ही यहाँ एक भादरा और
गोगामेडी के बीच में एक गांव है कर्णपुरा, उस कर्णपुरा गांव में भी एक खुदाई हुई है। उस खुदाई के अंदर भी जो है वो गेंडे की हड्डियां मिली है। तो कहना नहीं होगा कि गेंडे की जो हड्डी मिलना है, गेंडा कहाँ पाया जाता है? जहाँ बहुत ज्यादा पानी हो, बहुत ज्यादा दलदल हो। तो निश्चित ही इस क्षेत्र की खुदाई अगर की जाए तो वैदिक सभ्यता की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। इन थेड़ों में हमारे पूर्वजों के अवशेष, सभ्यता, संस्कृति सब दबी हुई है। अगर समय रहते हमने इस पर गंभीर प्रयास नहीं किए तो आने वाले समय में जो है ये बुची खुची जो हमारी विरासत अब जो हमें दिखाई दे रही है ये भी नहीं बचेगी। तो हमें इन विरासत को बचाने के लिए, क्योंकि ये बड़ा स्तर का काम है, इसमें एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सरकारों को इसके बारे में गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। हालांकि मैंने पिछले दिनों आपको शेखावाटी के वो प्रसिद्ध जोहड़ दिखाए थे, वो कुएं दिखाए थे, वो तालाब दिखाए थे। आज भी राजस्थान में ऐसे कुएं, जोहड़, तालाब और बावड़ियां असंख्य रूप में हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, बुजुर्गों के दोहरों को बचाया जा सकता है। उसके माध्यम से पर्यटक को भी क्षेत्र को भी बढ़ा सकते हैं हम। लेकिन हमारे प्रयास जो है वो बड़े उदासीन है, और जब ये सब समाप्त हो जाएंगे तो उस पर हम हजारों रुपए, करोड़ों रुपए इस बात पे लगा देंगे कि वो कैसे लुप्त हो गए। आज हर एक उस चीज पे जो हमारी चीजें लुप्त हो रही हैं, जो हमारी चीजें लुप्त हो गई हैं, उन पे हमने बहुत बड़ा सरकारों ने बजट दिया है, उस पर रिसर्च हो रहे हैं। तो ऐसा काम क्यों नहीं करें कि हम उन चीजों को खत्म होने से पहले ही उन्हें बचा लें। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्षेत्र की जो धरोहर है उसे भी बचाने का प्रयास सरकारें करेंगी, और आपको इस क्षेत्र के बारे में कुछ थोड़ी बहुत नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगले एपिसोड में मैं आपको इस क्षेत्र के और बहुत सारी चीजें हैं इस क्षेत्र के अंदर, उसके बारे में बताऊंगा। राजस्थान की साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक जो धरोहर है, राजस्थान का जो ग्रामीण अंचल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपने मुझे इतना स्नेह और प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।